नमस्कार। आज की वीडियो में हम व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित शिक्षण विधियों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या हैं और इन्हें कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये सब समझा दिया था। यदि आपने ये सब नहीं पढ़ा है तो पिछले वीडियो को देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। इसके आगे का हम आज से शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत भिन्नताओं से संबंधित कई सारी शिक्षण विधियां दी गई हैं, जिनका अध्ययन आज हमें करना है। एक एक करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मॉन्टेसरी विधि या पद्धति के बारे में। मॉन्टेसरी पद्धति क्या है, इसके प्रतिपादक कौन है? देखिए, मॉन्टेसरी पद्धति, इनके प्रतिपादक है मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है, क्या नाम है इनका? मारिया मॉन्टेसरी। और ये कहाँ से संबंधित है? ये इटली से संबंधित है। ये किस देश से संबंधित है? ये इटली से संबंधित है। ये इटली की निवासी थी मारिया मॉन्टेसरी। इन्होंने मॉन्टेसरी पद्धति का प्रतिपादन किया और ये मुख्यतः 3 से 7 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों के लिए उपयोगी है, जिसमें 7 वर्ष के बालकों के लिए बहुत ही उपयोगी मानी गई है। अगर हम इस शिक्षण विधि की विशेषताओं की बात करें तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि ये मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत ही उपयोगी है। जो बालक सीखने की गति जिनकी बहुत धीमी है, जिनका बुद्धि का स्तर बहुत ही कम है, उनके लिए ये जो विधि है बहुत ही उपयोगी मानी गई है। ठीक है, इस विधि के अंतर्गत क्या है कि मारिया मॉन्टेसरी ने इसमें 4 प्रकार के शिक्षणों की बात की है कि बालकों को हम ज्ञानेंद्रियों, कामेंद्रियों और गणित और भाषा शिक्षण का अध्ययन कराते हैं। और इसकी तरह इन्होंने कई तरीकों से भी इसको बताया है कि ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों का शिक्षण बच्चों को क्यों कराना चाहिए, क्योंकि जो बालक, ये विधि किनके लिए? मंद बुद्धि बालकों के लिए। ठीक है, अब मंद बुद्धि बालकों को अपने रोजाना के कार्यों में भी बहुत दिक्कत होती है, इसलिए उनको अगर हम ज्ञानेंद्रियों कामेंद्रियों के माध्यम से अध्ययन कराते हैं तो क्या होगा, वो अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग जान पाएंगे कि हमें किस अंग को किस तरह से प्रयोग करना है। हमें अगर खुशबू लेनी है तो हमें अपनी नाक का प्रयोग करना है, हमें किसी चीज को देखना है तो अपनी आंखों का प्रयोग करना है, हाथों से हम किसी चीज को स्पर्श कर सकते हैं। ये सारी विधियां जो है इन मॉन्टेसरी महोदया ने अपनी विधियों में बताई। और इसके अलावा उन्होंने क्या बताया कि ये अपने अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग कर अपने दैनिक जीवन के सारे कार्यों को स्वयं से पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए इस विधि की एक विशेषता क्या थी कि ये स्व शिक्षा का सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी बालक जो है स्वयं शिक्षा प्राप्त कर सकता है, आत्म शिक्षा प्राप्त कर सकता है। वे अपने दैनिक और व्यवहारिक जीवन में जो रोजाना के कार्य हैं वो स्वयं कर सकता है, उन्हें उन कार्यों के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये इन्होंने बताया। और भाषा शिक्षण के लिए उन्होंने बताया कि बालक को पढ़ने लिखने के लिए, पढ़ने के साथ साथ लिखना भी आना चाहिए। इसके लिए उन्होंने दफ्ती पर अक्षरों को काट कर और क्या कहते हैं, लकड़ी के टुकड़ों को काट कर अक्षरों का ज्ञान बालकों को कराया। मोतियों के माध्यम से गिनना सिखाया, चीजों के माध्यम से बच्चों को गिनना सिखाया। और क्या, बच्चे स्वयं करके हर चीज को सीखें। और इस विधि को इस तरह से उन्होंने समझाने का प्रयास किया। ठीक है, तो आपको ये विधि समझ में आ गई। अब इसके बाद हम अगर अगली विधि की बात करते हैं तो वो है किंडरगार्टन विधि। ठीक है, सेकंड नंबर पर कौन सी विधि मैंने लिख रखी है? किंडरगार्टन विधि। इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक है फ्रोबेल महोदय, फ्रेडरिक फ्रोबेल महोदय। और ये किस देश से संबंधित है? ये जर्मनी से संबंधित है। ठीक है, तो और ये 4 से लेकर 8 वर्ष के बालकों के लिए बहुत ही उपयोगी मानी गई है। ठीक है, अगर हम किंडरगार्टन की बात करते हैं तो सामान्य अर्थ में अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। ठीक है, क्या है? बच्चों का बगीचा। किंडर का मतलब बच्चे और गार्डन का मतलब बगीचा। इस विधि में किंडरगार्टन महोदय जो विद्यालय है उसको एक बगीचे के रूप में मानते हैं और अध्यापक को एक माली के रूप में मानते हैं, और उसमें पढ़ने वाले छात्रों को छोटे छोटे पेड़ पौधों के रूप में, जैसे कि माली अपने पेड़ पौधों के विकास के लिए उन्हें पानी देता है, ठीक है, उनमें खाद देता है, लेकिन पेड़ पौधे अपनी क्षमता, अपनी रुचि, मतलब अपने हिसाब से बड़े होते हैं। ऐसा तो नहीं कि माली उनमें घुसकर उनको बड़ा कर देता है। उनकी जैसी गति है उस गति के अनुसार से वो बढ़ते हैं। जहां उनका विकसित होने, जिस ओर उनका फैलने का मन होता है उस ओर फैलते हैं। इसी प्रकार इन्होंने बताया कि अध्यापक भी अपने बच्चों को जो है विकसित होने के अवसर प्रदान करता है, और बालक अपनी रुचि योग्यता स्वयं करके सीखता है, बढ़ता है और आगे विकसित होता है। ये फ्रोबेल महोदय ने बताया। और इन्होंने क्या बताया कि जो इनकी इस विधि का प्रतिपादन, इन्होंने, उनकी पुस्तक थी मनुष्य की शिक्षा। इनकी पुस्तक का नाम था मनुष्य की शिक्षा। इस विधि का प्रतिपादन जो है इन्होंने इसी पुस्तक में किया था। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि किंडरगार्टन विधि जो है वो किस पुस्तक में प्रतिपादित हुई,
तो फ्रोवेल महोदय की पुस्तक थी मनुष्य की शिक्षा, इस पर ये विधि प्रतिपादित हुई थी। ठीक है, ये स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित होती है। इसकी विशेषता है कि स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित होती है, स्वक्रिया पर आधारित होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें बालक स्वयं अपने कार्यों को करता है, अपनी गति के अनुसार करता है, अपनी योग्यता के अनुसार करता है और करके स्वयं सीखता है। शिक्षक क्या करता है, उसको विकसित करने के लिए प्रयास करता है, पर ऐसा नहीं जबरदस्ती उसको विकसित कराने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, ये है। और इसका आदर्श वाक्य क्या है, आओ बच्चों के लिए जिए। अगर कभी कभी पूछ दिया जाए कि इस विधि का आदर्श वाक्य है आओ बच्चों के लिए जिए। फ्रोवेल महोदय थे, ये जर्मनी के थे। जर्मनी पर एक जगह है ब्लैकबर्न, वहां पर इन्होंने क्या इस विधि पर आधारित एक विद्यालय की स्थापना की, जहां बच्चों को खेल, गीत और उपहारों के माध्यम से शिक्षण कराया जाता था। इसलिए इस विधि को हम खेल, उपहारों और गीतों की विधि भी कहते हैं। इस विधि को हम नर्सरी विधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, खेल, उपहारों और गीतों की विधि क्या कि बच्चों को खेल खिलाकर, कविताओं के माध्यम से, उपहार देकर, तरह तरह की चीजों के माध्यम से इनको शिक्षण कार्य कराया जाता है। ठीक है, और बच्चे क्या करते हैं, खेल खेल में सीख जाते हैं, कविताओं के माध्यम से सीख जाते हैं और कुछ उपहार की अगर उन्हें कुछ चीजें दी जाए उनके माध्यम से सीखते हैं। इसलिए इसको खेल, उपहारों और गीतों की विधि भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके नाम, नर्सरी विधि, खेल उपहारों की विधि, और किस सिद्धांत पर काम करती है, स्वतंत्रता के सिद्धांत पर, यानी बालक पर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होती। शिक्षक सिर्फ उसको विकसित करने के लिए प्रयास करता है और बालक स्वयं अपने द्वारा क्रिया कर कर सीखता है। ठीक, ये फ्रोवेल महोदय की किंडरगार्टन विधि। तो थर्ड नंबर पर मैंने लिखा है प्रोजेक्ट या परियोजना विधि। इसी को प्रोजेक्ट, परियोजना या कार्य क्रियान्वयन विधि या योजना विधि भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक कौन है, इसके प्रतिपादक है किलपैट्रिक महोदय। ठीक, किलपैट्रिक महोदय इसके प्रतिपादक हैं। ये कहाँ के थे, ये अमेरिका के थे। और ये जो विधि है प्रोजेक्ट या परियोजना विधि, ये जॉन डीवी के प्रयोजनवाद पर आधारित विधि है। किस पर आधारित है, मैंने लिख भी रखा है कि जॉन डीवी के प्रयोजनवाद पर आधारित। ये क्यों है, क्योंकि किलपैट्रिक जो थे जॉन डीवी के शिष्य थे, इनसे ये बहुत प्रेरित हुए और इन्होंने इनसे प्रेरणा प्राप्त कर इस विधि का निर्माण किया। और ये जो प्रयोजनवाद है, इसकी विशेषता क्या है कि ये बालक को करके सीखने पर, ये जितनी भी विधियां हम सीखते हैं, ये देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये बालक के स्वयं करने पर बल देती है कि कोई भी बालक चीज सीख रहा है, कार्य सीख रहा है, वो स्वयं करके सीखे, ना कि उसने पढ़ लिया बस पढ़ के रख दिया ऐसे सीख जाए, इस तरीके से नहीं। जो क्योंकि स्वयं जो कार्य करके सीखा जाता है वो बहुत, उसका ज्ञान जो है स्थायी होता है, इसलिए ये सारी विधियां स्वयं कार्य करके सीखने पर बल देती हैं। वैसे ही प्रोजेक्ट विधि भी बालक को उसकी रुचि, योग्यता के अनुसार, उसकी क्षमताओं के अनुसार बढ़ने का अवसर प्रदान करती है और बालक स्वयं करके सीखे और सीखने के साथ साथ क्या, वो जो ज्ञान प्राप्त करे वो उसको वास्तविक जीवन से जोड़े। ठीक है, ऐसा नहीं कि पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त कर लिया जिसके बाहरी जीवन से कोई संबंध नहीं, ऐसा नहीं। ये विधि इस बात पर जोर देती है, प्रयोजनवाद जो जॉन डीवी का है वो इस बात पर जोर देता है कि बालक जो भी सीखे वो उसको उसके वास्तविक जीवन से जोड़ने का कार्य करे। ठीक है, इतनी बात समझ में आए। इसके बाद क्या होता है, इसके योजना विधि या परियोजना विधि से नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इसमें योजना का निर्माण किया जाता है, उसी के आधार पर चलकर बालक किसी कार्य को सीखता है। तो योजना के पद कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला पद होता है परिस्थिति का निर्माण, योजना का चयन, योजना का निर्माण, योजना का क्रियान्वयन, योजना का मूल्यांकन और कार्य का लेखा। ठीक है, ये पद इन्हीं क्रम पर चलकर बालक किसी कार्य की योजना को पूर्ण करता है और अपनी समस्या का समाधान करता है। तो सबसे पहले परिस्थिति का निर्माण, इसमें क्या करता है कि शिक्षक जो है ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है कि बालक अपनी रुचि, योग्यता के अनुसार निर्णय कर सके कि उसे किस योजना पर चलकर जो है समस्या का समाधान करना है। एक प्रकार से शिक्षक उसके सामने एक समस्या उत्पन्न कर देता है जिसे बालक को हल करना होता है। उसके बाद क्या करता है बालक का कार्य शुरू हो जाता है। बालक एक योजना का चयन करता है कि इस समस्या को या इस कार्य को मैं किस योजना के द्वारा कर पाऊंगा। जब ये योजना तैयार हो जाती, योजना का चयन कर लेता है, उसके बाद वो क्या करता है, योजना का निर्माण करता है। ठीक, चयन हो गया कि हम इस तरीके से काम करेंगे, उसके बाद योजना का निर्माण करता है कि अब इसमें क्या क्या क्रम होने चाहिए। जब वो निर्माण कर लेता है कि अब इस तरीके से योजना चलेगी, तब उसका क्रियान्वयन करता है, स्टेप बाय स्टेप उसका क्रियान्वयन करने लगता है। फिर जब सारी योजना पूर्ण हो जाती है तब उसका मूल्यांकन होता है। जब मूल्यांकन हो जाता है ये योजना कितनी कारगर रही, गलत रही, सही रही, इसका मूल्यांकन होता है। इसके बाद क्या होता है, कार्य का लेखा तैयार होता है। ठीक, यानी कि इसमें कितना सफलता मिली, असफलता मिली और उसके आधार पर अंक प्रदान किए जाते हैं, तब ये कार्य का लेखा
प्रदान होता है। ठीक है, तो इस विधि का मेन वो क्या है कि बालक अपनी रुचि योग्यताओं के अनुसार स्वयं करके किसी समस्या का समाधान करता है या किसी कार्य को सीखता है। ठीक है, इसमें योजना के तहत कार्य किया जाता है, इसलिए इसको प्रोजेक्ट या परियोजना विधि कहते हैं। कौन से महोदय ने प्रतिपादन किया? किलपैट्रिक। अगर किलपैट्रिक का नाम नहीं लिया जाता है तो स्टीवेंसन जो है, इसके बाद जो इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया वो स्टीवेंसन महोदय ने भी किया है। ठीक है, अगर किलपैट्रिक कहीं नहीं दिया है, स्टीवेंसन दिया है, तो आप स्टीवेंसन पर टिक कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद चौथे नंबर पर आती है खेल विधि। इसके प्रतिपादक कौन है? हेनरी कार्लवेल कुक। इसके प्रतिपादक का नाम है हेनरी कार्लवेल कुक और इन्होंने इस विधि का प्रतिपादन किया। इनकी पुस्तक का नाम था प्ले वे में। ठीक है, इसके बारे में इन्हें किस पुस्तक में बताया? प्ले वे में। और जैसा कि इसका नाम है खेल विधि, यानी कि खेल के माध्यम से बच्चों को जो कुछ भी सिखाया जाए वो किस विधि के अंतर्गत आएगा? खेल विधि के अंतर्गत। ठीक है, और पुस्तक का नाम प्ले वे और इसके राइटर है कार्लवेल कुक। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं डाल्टन विधि पर। डाल्टन विधि ये इसके प्रतिपादक कौन है? नंबर 5 में मैंने रखा डाल्टन विधि। इनके प्रतिपादक हैं हेलेन पार्कहर्स्ट। ठीक, हेलेन पार्कहर्स्ट जो है ये इनके प्रतिपादक हैं और ये जो है किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? ये है 8 से 12 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए। ठीक, और डाल्टन विधि ये जो हेलेन पार्कहर्स्ट है ये कहाँ के हैं? ये अमेरिका के हैं। ठीक है, इसके बाद इस विधि में होता क्या है? डाल्टन विधि में क्या होता है? डाल्टन विधि औपचारिक शिक्षण से एकदम अलग है। ठीक है, जैसे औपचारिक शिक्षा में क्या होता है कि कक्षा निर्धारित है कि कक्षा में बैठना है, आपको इतना घंटा एक पीरियड को दिया जाएगा, ये टीचर पढ़ाएगा। इस तरह की शिक्षण से बिल्कुल अलग है। इसमें क्या इसे स्वाध्याय विधि भी कहते हैं। एकदम फ्री, बच्चा एकदम इसमें फ्री रहता है। और क्या, जैसे कि हम किसी कार्य का ठेका दे देते हैं जब, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। फिर हमें ये मतलब नहीं होता कि अब ये कार्य कितने समय में पूर्ण होगा, ना हम बार बार उसकी निगरानी करने जाते हैं कि देखते जाके कि कैसा हो रहा है, कितना हो रहा है। बस हमें खाली परिणाम से मतलब होता है कि परिणाम अच्छा निकल कर आए। वैसी ही ये विधि है, इसे हम कार्य का ठेका विधि भी कहते हैं। ठीक, कार्य का ठेका विधि भी इसको कहते हैं। ये जो है औपचारिक शिक्षा से एकदम अलग है। इसमें क्या होता है कि कक्षा जो है वो एक प्रयोगशाला बन जाती है। बच्चे अपने आप स्वयं करके स्वतंत्र होते हैं कोई भी कार्य करने के लिए। वो खुद निर्णय करते हैं कि हमें किस विषय को पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, कि कार्ड के माध्यम से पढ़ना है, कि चित्र के माध्यम से पढ़ना है, कि लिख के पढ़ना है। ठीक है, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती कि आपको इतने घंटे में ये विषय पढ़ना है या फिर इतने समय में आपको कार्य पूर्ण कर देना है। तो एकदम कहना चाहिए बच्चा किसी भी कार्य करने के लिए एकदम फ्री है। ठीक है, तो इस तरह से जब वो अध्ययन करते हैं तो वो किस विधि का माध्यम से होता है? डाल्टन विधि के माध्यम से। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। और डाल्टन विधि के प्रतिपादक मैंने बताया हेलेन पार्कहर्स्ट। इसके बाद छठे नंबर पर कौन सी विधि है? अभिक्रमिक अनुदेशन विधि। ठीक, अभिक्रमिक अनुदेशन विधि, इसके प्रतिपादक हैं बीएफ स्किनर महोदय। ठीक है, तो बीएफ स्किनर महोदय इसके प्रतिपादक हैं और बीएफ स्किनर महोदय ने एक सिद्धांत और दिया है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ये जो विधि है वो इसी पर आधारित है। ठीक, जो अभिक्रमिक अनुदेशन विधि है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर आधारित है और पिछड़े बालकों के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक, जो बालक अध्ययन में पिछड़े हैं, कार्यों में पिछड़े हैं, उनके लिए ये विधि बहुत उपयोगी है। क्योंकि इस विधि में समय बहुत लगता है, इसलिए जो है बालक धीरे धीरे आसानी से इसको सीख सकते हैं। इस विधि में होता क्या है कि इस विधि में संपूर्ण पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है और बालक को पहले उसके सामने एक भाग को पहला भाग प्रस्तुत कर दिया जाता है और बालक उसको पढ़कर अध्ययन कर लेता है। फिर उससे संबंधित उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि वो उन प्रश्नों के उत्तर सही दे लेता है तो उन्हें पुनर्वलन कर आगे के भाग को पढ़ाया जाता है और यदि उनके उत्तर को वो सही नहीं दे पाता है तो उन्हें फीडबैक देकर पुनः उसी भाग को पढ़ाया जाता है और तब तक उस भाग को पढ़ाया जाता है जब तक कि उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर बच्चे ठीक से नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए इस विधि में क्या है, समय ज़्यादा लगता है और धीरे धीरे इसमें जो है बच्चे अध्ययन कार्य करते हैं। इस वजह से ये विधि पिछड़े बालकों के लिए बहुत उपयोगी है और इसमें बालक का जो अध्ययन होता है वो स्थायी होता है, आराम से सीख सकते हैं बच्चे। उसमें जल्दी नहीं है कि मतलब सीख गए, क्योंकि पिछड़े बालक हैं तो धीरे धीरे सीख पाएंगे, लेकिन जो भी सीखते हैं धीरे धीरे उनका ज्ञान स्थायी होता है। ठीक है, तो यह है बीएफ स्किनर की अभिक्रमिक अनुदेशन विधि। ठीक, इसके बाद आता है आपका इकाई या वेनेटिका प्रणाली। ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक हैं आपके कार्लटन बासवन। ठीक, इसमें क्या होता है, ये भी एक तरीके इसमें भी क्या होता है कि जो पाठ्यक्रम है उसको छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है।
ठीक है, छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है और बालक इन पढ़ने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होता है। वो स्वयं अपने भाग अध्ययन करेगा, स्वयं अपनी परीक्षा लेगा। और शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक सिर्फ एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा, उसको मार्ग दिखाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि शिक्षक उसको पढ़ाने लगे, उसकी परीक्षा लेने लगे या उसका मूल्यांकन कर लगे। ये सारे काम इस विधि में बालक खुद करता है। ये विधि जो है क्या कहते हैं, जैसे डाल्टन विधि थी उसी तरीके की है। इसमें सारे काम बालक खुद ही करता है और जो है शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शक का काम करता है। छोटे छोटे इकाइयों में पाठ्यक्रम को विभाजित कर दिया जाता है या किसी भी कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके बालक जो है उसमें एक हिस्सा लेता है। पहले एक हिस्से का अध्ययन करता है, उससे संबंधित समस्याओं का समाधान करता है, फिर अगले हिस्से का अध्ययन करता है, उससे संबंधित समस्याओं का निदान करता है। इस तरीके से ये विधि जो है आगे बढ़ती जाती है और बालक अपना मूल्यांकन, अपनी परीक्षा वो भी खुद ही करता है। बालक और शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई? तो हमने अब कौन सी विधि पढ़ी? इकाई या बेनेडिक्ट प्रणाली। ठीक है, अब इन्हीं पर आधारित एक विधि और आपने पढ़ी होगी, कॉन्ट्रैक्ट विधि। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट विधि है वो किस पर आधारित है? डाल्टन विधि पर आधारित है। जैसे कि इसमें कार्य का ठेका दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है ठेका देना, एक कार्य का ठेका देना। तो बस सेम वही विधि है कॉन्ट्रैक्ट विधि, इसलिए मैंने इसको अलग से नहीं लिखा है, आप समझ लीजिएगा। बस कॉन्ट्रैक्ट विधि में भी वही होता है कि बच्चे को कार्य का ठेका दे दिया जाता है और वो पूर्णतः स्वतंत्र है किसी भी कार्य करने के लिए, अपनी रुचि, अपनी योग्यता के अनुसार वो कार्य को करता है। इसके बाद हमने पढ़ा बेनेडिक्ट का पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना है ड्रेकोली विधि। ठीक, ड्रेकोली विधि, इसके जो प्रतिपादक है वो है ओविड ड्रेकोली। ठीक, कौन है? ओविड ड्रेकोली। और ये कहाँ के थे? बेल्जियम के थे। कहाँ के थे? बेल्जियम के। इसमें क्या है कि इसमें विद्यालय का वातावरण हमेशा प्राकृतिक होना चाहिए। जो विद्यालय है वो प्राकृतिक वातावरण का होना चाहिए और इसमें बालकों की उदार शिक्षा पर बल दिया जाता है। ठीक है, किस पर बल दिया जाता है? बालकों की उदार शिक्षा पर। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक का सामाजिक विकास करे, उसको उसके समाज से जोड़े। उसकी इस विधि की विशेषता है कि बालक जो भी शिक्षा करेगा, एक तो सबसे पहले शर्त इसकी ये है कि विद्यालय का वातावरण प्राकृतिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि विद्यालय में मतलब आप आधुनिक सुविधाओं से संपन्न है पर प्राकृतिक वातावरण और खुले वातावरण का नहीं है, तो ये विधि कार्य नहीं करेगी। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर की विधि जो आपने पढ़ी है उसके हिसाब से ये विधि चलती है। ठीक, तो प्राकृतिक वातावरण होना चाहिए, उदार शिक्षा होनी चाहिए। इसमें बच्चों को किसी प्रकार की डांट फटकार या उन्हें क्या कहते हैं मारपीट, इस विधि का ये बिल्कुल समर्थन नहीं करती। ये इनके अनुसार बच्चों को उदारता के साथ उनसे पेश आना है, उन्हें कोई भी चीज़ समझानी है बहुत प्यार से समझानी है और उन्हें डांट का या दंड का कोई भी प्रावधान ये विधि नहीं करती। और इस विधि के माध्यम से बालक को इस तरह से शिक्षा दी जाती है कि वो अपने समाज से जुड़ सके, उसके सामाजिक विकास हो सके। ठीक है, तो ये हो गई ड्रेकोली विधि। इसके बाद ह्यूरिस्टिक खोज अन्वेषण विधि, 9 नंबर की विधि है ह्यूरिस्टिक खोज या अन्वेषण प्रणाली। ठीक, इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक है आर्मस्ट्रांग। ठीक, कौन है? आर्मस्ट्रांग। तो इस विधि में क्या है? ये भी खोज या अन्वेषण। इसमें बालक स्वयं खोज करके सीखता है, स्वयं वो अन्वेषण करता है। ठीक, ये विधि क्या करती है? बालक की जिज्ञासा शक्ति को बढ़ाती है। ठीक है, जब बालक की किसी चीज के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करेगा तो जिज्ञासा क्या करती है? बालक के अंदर प्रश्न को उत्पन्न करती है और प्रश्न के लिए बालक क्या करेगा? उसको उत्तर खोजने का प्रयास करेगा और जब वो उत्तर खोजने का प्रयास करेगा तो वो एक अन्वेषणकर्ता की तरह कार्य करेगा। ठीक है, और तब ये कौन सी विधि कार्य करेगी? हिस्टोरिक विधि। ठीक, इसमें बालक के इसकी विशेषता क्या है? इसमें स्वयं करके सीखने पर बल देती है। ये विधि कैसी है? स्वयं करके सीखने पर बल देती है तथा इस विधि में बालक अधिक जिज्ञासु और क्रियाशील रहता है। जब बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति बहुत ज्यादा, शिक्षक क्या कार्य करता है? उसकी जिज्ञासा को बहुत बढ़ाता है, जिसके कारण वो क्या करता है? खोज करने का प्रयास करता है। किसी समस्या को लेकर उसके अंदर इतनी जिज्ञासा उत्पन्न कर देगा कि जो है बालक उसे खोजने के लिए क्रियाशील हो जाएगा और जब किसी चीज को खोजेगा तो वो क्रियाशील रहेगा। ठीक है, और खोज कर अपनी समस्याओं का समाधान खुद करता है। तो ये विधि कौन सी विधि हो गई? ह्यूरिस्टिक खोज या अन्वेषण विधि। इसके प्रतिपादक आर्मस्ट्रांग है। इसमें बालक अन्वेषण करता है या खोजकर्ता की तरह कार्य करता है। ठीक, कोई भी समस्या है उसको खोजेगा, उसको खोज करके उसके निदान खुद निकालेगा, किस विधि से उसकी समस्याओं का समाधान हो सकता है, ये सारे कार्य बालक खुद स्वयं करता है। और इसमें जिज्ञासु और क्रियाशील, बालक स्वयं जिज्ञासु या क्रियाशील रहता है। इसके बाद
लास्ट 10 नंबर की जो है वह है बेसिक बुनियादी या वर्धा शिक्षा योजना। ठीक, बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा या वर्धा शिक्षा योजना, ये किससे संबंधित है? ये महात्मा गांधी से संबंधित है। इन्होंने क्या बताया? ये शिक्षा जो है हस्तकला पर आधारित है, निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था। जो महात्मा गांधी ने बेसिक या बुनियादी शिक्षा बताई या ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित, और उन्होंने बताया कि ये शिक्षा कैसी होनी चाहिए? निःशुल्क से होनी चाहिए, यानी 6 से 14 वर्ष के बालकों को जो भी शिक्षा दी जाए वो निःशुल्क होना चाहिए, उनसे किसी प्रकार की फीस नहीं पड़नी चाहिए। और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हस्तकला पर आधारित हो, मतलब जो हाथ से काम करने बच्चा सीख सके, जो उसको उसके व्यवहारिक जीवन में, आगे आने वाले जीवन में जो है वो विकसित कर सके, वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए। अगर उसको कोई काम नहीं भी मिला तो वो अपने हाथ के कार्य को कर कर अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सके। महात्मा गांधी ने इस प्रकार की शिक्षा का प्रावधान किया था और उसको उन्होंने नाम दिया बेसिक बुनियादी या वर्धा शिक्षा योजना। ठीक, अब लास्ट है मॉरिसन विधि या HC। इसके प्रतिपादक कौन थे? HC मॉरिसन। ठीक, मॉरिसन विधि, इसके प्रतिपादक HC मॉरिसन। इस विधि में शिक्षक जो है वो कैसा काम करता है? निर्देशन का कार्य करता है। ठीक, बालक को निर्देशित करता है, बाकी कार्य सारे बालक खुद ही करता है। ऐसा नहीं कि उसने शिक्षक जो है वो निर्देशित कर दिया कि ये लो इस तरीके से ये कार्य होगा, अब खुद करो, तो वो बच्चा जो है खुद करता है और खुद कर कर अपनी समस्याओं का समाधान करता है। तो ये कौन सी विधि हो गई? मॉरिसन विधि। ठीक, इसके प्रतिपादक HC मॉरिसन। तो आज मैंने आपको 11 विधियों का अध्ययन करा दिया है जो कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित शिक्षण विधियां थी। इन सारी विधियों से निष्कर्ष क्या निकलता है? ये सारी विधियां बालक की किस चीज पर जोर देती हैं? कि बालक स्वयं करके सीखे। कोई भी ज्ञान, आपने जितनी विधियां अभी तक पढ़ी हैं, आपने एक चीज सब में नोटिस की होगी कि सारी विधियां बालक के स्वयं करने पर बल देती है, क्योंकि जो कार्य स्वयं व्यक्ति करता है उसका ज्ञान बहुत स्थायी होता है, जीवन पर्यंत वो उसके मस्तिष्क में रहता है, उसे वो कभी नहीं भूलता। अगर आपने किताब से कोई चीज याद कर ली है, ठीक है, या किसी जगह को आपने किताब से पढ़ लिया कि ये जगह बहुत अच्छी है, मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। जैसे आपने कश्मीर को पढ़ा कि कश्मीर में डल झील है, ये है, वो है, कुछ भी आपने पढ़ा और उसकी सुंदरता का वर्णन आपने किताब में पढ़ लिया, वो मस्तिष्क में तो है, लेकिन यदि आप कभी कश्मीर जाकर इन चीजों को देखेंगे तो वो जीवन पर्यंत मस्तिष्क में वैसे ही रहेंगी और आप कभी नहीं भूलेंगे कि डल झील कहाँ है। अगर आपने कश्मीर जाकर उसको घूमा है तो आप कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि वो आपने स्वयं देखा, अपनी आंखों से देखा। ऐसी कोई कार्य भी है, अगर आप किसी चीज को बना रहे हैं और आप अपने, अगर किसी ने आपको बनी बनाई दे दी तो आपको नहीं पता है कि इसका निर्माण कैसे हुआ, लेकिन अगर आपने उस चीज को खुद से बनाया है, अपने आप बनाया, तो आप जीवन पर्यंत उसको पूरी विधि जानते होंगे कि इसको कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी विधियां जो है स्वयं करके सीखने पर बल देती हैं और मैंने आज आपको व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित शिक्षण विधियों के बारे में समझाया। आशा करती हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।